नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों के लिए नई एडवाइजरी जारी की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, जिसमें रोमानिया हंगरी से इंडियंस को अब निकाला जा रहा है। भारतीयों के लिए दूसरे देशों से भी लगातार केंद्र सरकार बातचीत कर रही है। भारतीय छात्रों को पोलैंड बिना वीजा के एंट्री दे रहा है। वतन वापसी के लिए फ्लाइट्स की संख्या बढ़ेगी, इस बात की जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने की कवायद लगातार अब तेज होती नजर आ रही है। एक तरफ जहां रूस की तरफ से हमले यूक्रेन पर तेज कर दिए गए हैं, तो वहीं भारत सरकार की तरफ से अपने नागरिकों को निकालने की कवायद को भी तेज किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जानकारी देते हुए बताया है कि वतन वापसी के लिए फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों के लिए नई एडवाइजरी जारी की गई है। रोमानिया हंगरी से इंडियंस को निकाला जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसी बीच कहा है कि छात्रों की वतन वापसी के लिए फ्लाइट्स बढ़ाई जाएगी। यूक्रेन संकट के बीच आज 4 बेटियां स्वदेश लौट चुकी हैं। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर 4 स्टूडेंट्स पहुंचे। ब्यावर, नागौर और अजमेर की 4 छात्राएं लौटी और परिवार से मिलकर इन छात्राओं के चेहरे पर खुशी के लम्हे देखने को मिले। खुशी के आंसू इनसे छलक उठे। यूक्रेन में दहशत के माहौल की दास्तां इन्होंने बताई कि किस तरीके से दहशत वहां पर बढ़ रही है। यूक्रेन में अभी भी प्रदेश के करीब 3500 छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी है। अजमेर के किशनगढ़ एयरपोर्ट पर 4 स्टूडेंट पहुंचे हैं यूक्रेन से। ब्यावर, नागौर, अजमेर की 4 बेटियां यूक्रेन से लौट आई हैं और परिवार वालों से मिलकर के इनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। जानकारी के अनुसार यूक्रेन में अभी भी 3500 छात्र छात्राएं करीबन फंसे हुए हैं। वहीं से लेकर के ऑपरेशन गंगा लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच अभी भी यूक्रेन में राजस्थान के कई स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। उन्हीं में से एक है भरतपुर के गांव खेड़ी देवी सिंह का छात्र नरेंद्र खुर्रा। यूक्रेन के हालात को देखकर उसके माता पिता यहां पर परेशान हैं। नरेंद्र यूक्रेन के खार्किव में एक यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। नरेंद्र ने न्यूज 18 राजस्थान के हमारे संवाददाता दीपक पुरी से बात की और बताया कि हॉस्टल में बने बंकर में उन्हें अब ठहराया गया है। हॉस्टल के पास ही बम के धमाके हो रहे हैं। खाने पीने का संकट बढ़ गया है। नरेंद्र ने यह भी बताया कि उसके साथ बंकर में कई और छात्र छात्राएं मौजूद हैं। नरेंद्र ने न्यूज 18 के साथ वहां का एक वीडियो साझा किया है। इधर नरेंद्र की मां का रो रो करके बुरा हाल है। उसे अपने बेटे की चिंता सता रही है कि उनका बेटा कब सकुशल घर वापस लौटे। आपने अपने बेटे से बात करी? करी। क्या बताया उसने? ऐसे ही बता रहा हूँ, मम्मी बढ़िया रही है, तुम बढ़िया हो, तुम टेंशन मत करिए और कुछ ना कह रहा हूँ। मैं तो तेते की बात करी कल हुई है, आज हुई है। खाने पीने के बारे में क्या बताया? खाने पीने का भी बता रहा हूँ, उनको खा रहा हूँ नमकीन। मम्मी ये कह रही हूँ आ जा रही है, तो अब आ गए दिन कह रहा 2-3 दिन में आ जाऊँगा मम्मी। तो वहीं कांग्रेस में अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व अध्यक्ष नदीम जावेद से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अस्पताल में मुलाकात की। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने मेदांता हॉस्पिटल जाकर के उनके हालचाल पूछे। यूपी के चुनाव प्रचार के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद मेदांता में उनका इलाज चल रहा है। सीएम अशोक गहलोत उनके हालचाल जानने के लिए पहुंचे, कुशल क्षेम पूछी है और जानकारी ली उनके स्वास्थ्य को लेकर के। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने मेदांता अस्पताल जाकर अल्पसंख्यक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नदीम जावेद के कुशल क्षेम पूछी है। अस्पताल की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे मेदांता अस्पताल और इसके बाद उन्होंने नदीम जावेद के हालचाल जाने हैं, उनकी तबीयत की जानकारी ली है। ये बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार के दौरान नदीम जावेद की तबीयत बिगड़ी थी, उसके बाद मेदांता में उन्हें एडमिट करवाया गया। मेदांता में उनका इलाज जारी है और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेदांता अस्पताल में उनसे मिलने के लिए पहुंचे। तो कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष नदीम जावेद
उनकी तबीयत लगातार नासाज चल रही है। सीएम आज देखने के लिए पहुंचे, तबीयत की जानकारी ली, हालचाल जाने और अब उनकी तबीयत में सुधार नजर आ रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने नदीम जावेद से मिलकर के उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आखिरकार नाते का बाड़ा वाले बयान पर सफाई दी है। डोटासरा ने कहा है कि इस लोकोक्ति का प्रयोग उन्होंने शिक्षकों को समझाने के लिए किया था। डोटासरा कांग्रेस के 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए जैसलमेर पहुंचे थे। यहां पर पत्रकारों से बातचीत में डोटासरा ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। डोटासरा ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पर तंज उन्होंने कसा और कहा कि कांग्रेस से ज्यादा वे वसुंधरा राजे पर प्रहार करते हुए दिखाई देते हैं। महाराणा प्रताप पर दिए गए बयान पर मचे बवाल को लेकर डोटासरा ने कहा कि भाजपा नॉन इश्यू को भी इश्यू बना करके पेश करती है। मैंने जो भी कहा वो इतिहास में लिखा है, मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं कहा। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जैसलमेर के दौरे पर हैं। आवासीय प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे और यहां इसके बाद मीडिया से भी उन्होंने बात की। भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला डोटासरा ने और कहा कि बीजेपी नॉन इश्यू को इश्यू बनाकर के पेश करती है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 2 दिन के जैसलमेर के दौरे पर हैं। आज प्रशिक्षण केंद्र से बाहर निकलते ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने डोटासरा को काले झंडे दिखाने का प्रयास किया और जमकर नारेबाजी की विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि पुलिस ने उन्हें डोटासरा तक नहीं पहुंचने दिया। आपको बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन यहां पर किया जा रहा है, जिसके चलते पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने के लिए कल रात जैसलमेर पहुंचे थे। आज स्थानीय माहेश्वरी हवेली में प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेकर जैसे वे बाहर आए, कुछ दिन पहले महाराणा प्रताप पर दिए गए बयान और रीत के पेपर मामले को लेकर नाराज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और काले झंडे दिखाने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर मौजूद पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए इन कार्यकर्ताओं को डोटासरा तक नहीं पहुंचने दिया। जी महाराणा प्रताप के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि आज जो महान पुरुष हुए हैं, जो मेवाड़ और राजस्थान और पूरे भारत के लिए जो महाराणा प्रताप के बारे में यदि टिप्पणी करते हैं और राहुल गांधी के लिए कहते हैं कि वो राहुल जी के बखान करते हैं और महाराणा प्रताप के खिलाफ यदि टिप्पणी करते हैं, तो इनके लिए जैसलमेर हर युवा इनके विरोध जाके खड़ा हुआ है। वहीं पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की सिंचाई परियोजना एवं पेयजल की लाइफलाइन मानी जाने वाली ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना पर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। जलदाय एवं भूजल मंत्री महेश जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की जनता से ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर जल्द कार्य शुरू करने का 2 बार वादा किया था, लेकिन 4 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी प्रधानमंत्री की घोषणाओं पर आज तक अमल नहीं किया गया। प्रधानमंत्री की मांग पर राजस्थान की जनता ने 25 सांसद चुन करके भेजे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजस्थान से होते हुए भी सांसद ने पूर्वी राजस्थान के लाइफलाइन को शुरू करने की आवाज तक नहीं उठाई है। महेश जोशी ने कहा कि यही नहीं, केंद्र सरकार ने राजस्थान की जनता की पानी की समस्या को दूर करने के बजाय और ज्यादा बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि शुरू से ही राजस्थान को विशेष भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से 90% का अनुदान मिलता रहा है, लेकिन अब राजस्थान की जनता को केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान की पेयजल परियोजनाओं पर सिर्फ 50% अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने इसको राजस्थान के अपने राज्य स्तर पर इस परियोजना को पूरा करने के लिए पहल किया है। एक बहुत बड़ी बात है। जो निगम बनाने की बात है, तो मैं एक बहुत बड़ी सकारात्मक पहल मानता हूँ। राजस्थान की जनता को समर्पित है ये बजट पूरा का पूरा, और उसमें ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि 13 जिलों की प्यास इससे बुझेगी। वहीं राजसमंद में नगर परिषद की बजट बैठक में जमकर हंगामा हुआ और बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों में आपस में जमकर हाथापाई देखने को मिली। कांग्रेसी पार्षदों ने विधायक दीप्ति माहेश्वरी के साथ बदसलूकी की, विधायक पर पानी और डायरी फेंके। हंगामे के बीच राजनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर पार्षदों को रोकने की कोशिश की। वहीं नगर परिषद का बजट इस हंगामे के बीच ही पारित कर दिया गया। राजसमंद
नगर परिषद की बजट बैठक का यह हाल है कि जमकर पार्षद हंगामा करते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके इन पार्षदों को रोका। कांग्रेस के पार्षदों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने विधायक दीप्ति माहेश्वरी पर पानी फेंका, उनके साथ बदसलूकी की। मौका बजट पेश करने का था और इस दौरान हंगामे के बीच बजट पारित किया गया, लेकिन बजट पारित करने से पहले जो हंगामा देखने को मिला, आपस में हाथापाई की नौबत, और इस दौरान आरोप यह भी है कि विधायक के साथ बदसलूकी की गई है। यह राजसमंद की नगर परिषद की बजट बैठक का हंगामा है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद आमने सामने हो गए। दोनों एक दूसरे पर हाथापाई को उतारू हो गए और जमकर हाथापाई भी हुई है। इस हंगामे के बीच राजनगर थाना पुलिस पहुंची सदन में और नगर परिषद की बैठक में हंगामा कर रहे पार्षदों को रोका। कांग्रेस के पार्षदों पर यह आरोप है कि उन्होंने विधायक दीप्ति माहेश्वरी के साथ बदसलूकी की, उन पर पानी फेंका, डायरी फेंकी और दोनों ही दलों के पार्षद आक्रोशित नजर आए एक दूसरे पर। वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, राजसमंद की तस्वीरें हैं जहां पर नगर परिषद की बजट बैठक थी। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, बदमाशों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। राजधानी जयपुर में वाहन चुराने वाली गैंग का खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट का कांस्टेबल ही इस दौरान वाहन चोर निकला, इसका खुलासा भी हुआ है। फिलहाल निलंबित चल रहा है ये कांस्टेबल जो वाहन चोर गैंग का सरगना निकला है। कांस्टेबल गैंग में शामिल है और इसके साथ ही इस समेत 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए। गिरोह के कब्जे से चोरी के 9 वाहन भी पुलिस ने बरामद किए हैं। फिलहाल पूरी गैंग से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि कई अहम खुलासे हो सकते हैं। पुलिस ये भी देख रही है कि इस कांस्टेबल के आखिरकार कब से कनेक्शन है वाहन चोरों के साथ और कब से सरगना बना हुआ है। क्या इसके साथ पुलिस महकमे के अन्य लोग भी शामिल हैं, मिले हुए हैं? तमाम तथ्यों को लेकर पुलिस की तफ्तीश जारी है और पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि कमिश्नरेट का कांस्टेबल वाहन चोरों का सरगना है, इसको गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही 9 वाहन जब्त किए गए हैं जो चोरी के बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की तफ्तीश जारी है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, आपको बता दें कि एसएमएस स्टेडियम में बड़ी वारदात होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आर्चरी रूम का दरवाजा तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। स्पोर्ट्स किट और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी यहां पर चोरी कर लिए गए। हालांकि जानकारी मिलने के बाद पुलिस स्टेडियम पहुंची है और पुलिस ने मौका मुआयना भी किया है। इस वारदात में इस्तेमाल पेचकस पुलिस की तरफ से बरामद किया गया है। इसी पेचकस से ताला तोड़ा गया था जो पेचकस पुलिस को मिला है। दीवार फांदकर चोर स्टेडियम में घुसे थे जिन्हें अब पुलिस तलाश कर रही है। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजसमंद जिले के शिशोदा गांव के स्थित देश के विख्यात भैरव मंदिर में दान पात्र की गड़बड़ी को लेकर के अब ग्रामीणों ने मुख्य पुजारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीती रात शिशोदा पंचायत के सर्व समाज के ग्रामीणों की बैठक मंदिर परिसर में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से और ध्वनि मत से दान पात्र की गड़बड़ी की जांच पूरी नहीं होने तक मुख्य पुजारी जीवन सिंह को यहां पूजा कार्य से दूर करने का निर्णय किया गया। इस दौरान मंदिर के पुजारी जीवन सिंह, अन्य पुजारी भी मौजूद रहे। गांव के प्रतिनिधियों ने यह फैसला सुनाया, जिसके बाद वह बैठक से उठ करके चले गए। तो पुजारी पर दान पात्र में गड़बड़ी का आरोप लगाया। गांव वालों ने बैठक की और इस पुजारी को अभी कुछ दिन मंदिर से दूर करने का निर्णय किया है। भाई का पर पूरे गांव ने हाथों हाथ छुपे रहे, मतलब वाले घंटे घंटे बंद करके दिए थे। वो बाकी के पैसे तो भले एक बार इन्होंने कुछ भी घोटाला किया तो काम जान रहा है, सब कुछ कर रहा है वो, मतलब नहीं। लेकिन हमने जो उनको दिए थे वो पैसे हमको वापस नहीं सुपुर्द नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से मतलब वाले का बाबा जी को आज मीटिंग रखी और वो पूछने के लिए यहाँ पे बुलाए और गांव वाले ने निर्देश लिया कि भाई आज ये मतलब जब तक इस पैसे का पता नहीं लगेगा जब तक विजय सिंह जी मंदिर पे नहीं आएंगे। वहीं दौसा में सरकारी सिस्टम की लापरवाही देखने को मिली। दरअसल कुशलपुरा निवासी सोहनलाल महावर दिव्यांग है, लेकिन उन्हें अभी तक विकलांगता सर्टिफिकेट
नहीं मिला है और इसी की वजह से उनको विकलांगता पेंशन नहीं मिल पा रही है। पीड़ित सोहनलाल महावर ने बताया है कि वे 20 साल से सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक विकलांगता पेंशन चालू नहीं की गई है। कई बार अधिकारियों से गुहार भी लगाई। कई अधिकारियों ने पेंशन चालू करने के निर्देश दिए, लेकिन अब तक पेंशन उनकी चालू नहीं हो पाई है, जिससे सोहनलाल काफी निराश है। दौसा के अधिकारियों की लापरवाही इस कदर है कि 20 साल से एक दिव्यांग चक्कर काट रहा है, गुजारिश कर रहा है, लेकिन विकलांगता पेंशन नहीं मिली और ना ही विकलांगता का सर्टिफिकेट बना। अच्छा, कहाँ मतलब किस योजना के तहत लाभ लेना चाह रहे हैं? हाँ, मेरी कोई पेंशन नहीं मिली और मैं जगह जगह घूमता फिरता रहता हूँ। कितने दिनों से घूम रहे हैं तू? 20 साल से। अच्छा, ये सोहनलाल महावर है, कुशलपुरा का ग्राम पंचायत का निवासी है। ये बोना है, इसलिए इसको पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन ये सभी अधिकारियों के पास 10-15 साल से चक्कर लगा रहा है। बता रहा है बेचारा गरीब आदमी है, परेशान है। 4 फरवरी को कलेक्टर साहब का दौरा था, उस दिन भी इसने कलेक्टर साहब के पास आवेदन किया है, इसकी समस्या, इसकी पीड़ा बताई थी, लेकिन उसके उपरांत आज तक इस बेचारे को दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसके आधार कार्ड में अपडेट नहीं होने की वजह से इनका बोनेपन का विकलांग प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, इस कारण इनकी पेंशन नहीं बन पा रही है। इस हेतु हमारे द्वारा प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सरहदी बाड़मेर में बीएसएफ की 83वीं वाहिनी और सीमावर्ती क्षेत्र की 10 ग्राम पंचायतों के संयुक्त तत्वावधान में तालसर में 5 दिवसीय बॉर्डर क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। इसके समापन समारोह में बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव, बीएसएफ के डीआईजी विनीत कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। फाइनल मैच को देखने के लिए टीम थार के वीर संस्थान के संरक्षक रावत त्रिभुवन सिंह और सीईओ जिला परिषद मोहन दान रत्नू भी पहुंचे। इस फाइनल मुकाबले को तालसर की टीम ने जीता और अमजद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किए गए हैं। इस दौरान साता सरपंच तेजदान देता और टीम थार के वीर संयोजक रघुवीर तामलोर ने कहा है कि ऐसे आयोजनों से ग्रामीणों और बीएसएफ के बीच अच्छे संबंध स्थापित होंगे। हर वर्ष कार्यक्रम करवाते हैं वृक्षारोपण का, शिक्षा के साथ में स्कूलों में बालिका शिक्षा में कैसे बढ़ोतरी हो, आम जनप्रतिनिधि आम लोगों में बीएसएफ के साथ में विश्वास और स्नेह कैसे बना रहे और सब मिलकर के बॉर्डर का कैसे विकास किया जाए, ऐसे कई कार्यक्रम करवाते हैं। बॉर्डर प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। बीएसएफ ने सीमावर्ती क्षेत्र की जो ग्राम पंचायत है उनके सरपंचों के साथ मिलकर एक क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया, जो 5 दिन तक चला और आज उसका फाइनल मुकाबला था, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से बॉर्डर की जो पॉपुलेशन है वो बीएसएफ के साथ मिलकर इस तरह के आयोजनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम एक जो उभरती हुई यहाँ की प्रतिभा है गाँव की, उनको तराश सकें और उनको उचित जगह पर ट्रेनिंग दिला सकें, जिससे कि वो हमारे राज्य की टीम में, देश की टीम में जो है पार्टिसिपेट कर सकें। वहीं पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधीन आने वाले हवा महल में बेबी फीडिंग रूम की जुलाई 2017 में शुरुआत की गई थी। दरअसल स्मारक में पर्यटकों के साथ उनके छोटे बच्चों को भी रखने की व्यवस्था उनके साथ जो बच्चे आते हैं उसके लिए की जाती है। बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखकर बेबी फीडिंग रूम यहां पर बनवाया गया था। अब तक तकरीबन 3000 महिलाओं ने इस व्यवस्था का लाभ उठाया है। करीब 800 से अधिक महिलाओं ने व्यवस्था को देखकर अपनी स्वेच्छा से विजिटर बुक में अपना नाम दर्ज करवाया और हवा महल प्रशासन को इसके लिए शुक्रिया अदा किया है। सबसे पहली बात है कि इंडियन कल्चर में क्या होता है कि हम फीमेल्स मतलब बहुत शाय फील करते हैं कहीं पे भी फीड करने के लिए, तो हमें चाहिए होता है एक स्पेस जहाँ पर कोई मौजूद ना हो और हम मतलब फीड कर सके या बेबी को थोड़ा टाइम दे सके, जिससे महिला की भी जो है गरिमा बनी रहे। ये फर्स्ट प्लेस है जो मैंने विजिट किया है जहाँ पे अवेलेबल दिया गया है फीडिंग के लिए, रेस्ट और प्लेस पे है नहीं, तो मैं चाहूंगी कि सब जगह ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाए। बहुत अच्छा लगता है, जैसे लेडीजों को हम बताते हैं जी भाई यहाँ बेबी फीडिंग रूम है, कईयों को देखा है जैसे बाहर बैठ के फीड करवा रही है, बिल्कुल, तो हम बताते हैं एक दूसरे को भाई चलो यहाँ बेबी फीडिंग रूम में अंदर जाके आप
कर सकती है। तो मतलब हवा महल में बेबी फीडिंग रूम की जो पहल की गई है वो काफी सराहनीय है। यहाँ पे माताएं बहनें अपने बच्चों के साथ आती है और हम देखते हैं कि एक बेबी को फीड करवाना कितना डिफिकल्ट होता है। अगर टूरिस्ट प्लेस पे बच्चा जो है उसको फीड करवाना है तो ऐसी हर जगह महिलाओं ने जो है मांग की है कि हर प्लेस पे एक ऐसा बेबी फीडिंग रूम होना जरूरी है जहां बच्चे को भी रेस्ट मिले और एक महिला की भी जो है गरिमा बनी रहे। इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन दिलीप चेची के साथ, राजस्थान, जयपुर। चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।